नमस्कार। शिवम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह है 2024 के जो होने वाले चुनाव हैं उसके लिए जो तैयारियां हो रही हैं। तैयारियां यानी दो बड़े बड़े गठबंधन आमने सामने आ गए हैं। एक तो कांग्रेस के जो लीडरशिप में चल रहा था यूपीए, उसका नाम बदल करके I.N.D.I.A. एक गठबंधन इस नाम से बना। और जो एक पुराना गठबंधन है बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए, दूसरा गठबंधन वो सामने है। वो तो मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि क्यों ये जो विपक्षी जो कांग्रेस नीति जो है गठबंधन है, क्यों उसने अपना नाम इस ढंग से रखा I.N.D.I.A. भले ही शॉर्ट में वो इसको कहें इंडिया, लेकिन क्योंकि इंडिया के हर हिस्से पे इन्होंने डॉट लगा रखा है, यानी टुकड़े टुकड़े। तो इससे पहले कई साल तक यूपीए भी चला, यूपीए 1 चला, यूपीए 2 चला 2004 से लेकर के और अभी तक, मतलब 20 साल पूरे जाएंगे यूपीए को। लेकिन यूपीए इतना बदनाम हो गया था, आप सबने देखा, सारे घोटालों के जड़, सारे मामले में यूपीए का नाम ऐसा हो गया था कि कोई भी इसमें शामिल होने को तैयार नहीं हो सकता। उस नाम को, उस बदनाम को, उस लांछन को कोई पार्टी अपने ऊपर लेना नहीं चाह रही थी। हालांकि दल वही है। इसमें जो I.N.D.I.A. करके जो है ये डॉट वाला इंडिया जो है, उसमें ज़्यादातर पार्टीज वही हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके। तो ये उनका एक गठबंधन नया बना और एनडीए का पुराना था जो चल ही रहा था। एनडीए के गठबंधन में भले ही नई पार्टियां जुड़ी हैं, लेकिन जो पुरानी पार्टियां थी उन्होंने पलटी मार दी। जैसे उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए उन्होंने जो है एनडीए छोड़ दिया, या जैसे जेडीयू, पता नहीं नीतीश कुमार वैसे तो पलटू चाचा है, हर बार पलटते हैं, इस बार कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखा उनके पलटने का, लेकिन वो पलटी मार के चले गए। और ये दोनों पार्टियां ऐसी थी जो इनके जितने भी एमपी थे सब मोदी जी के नाम पर जीते थे। और आने वाले जो चुनाव होगा उसमें उनके लोग जो जीतना चाहेंगे वो यहाँ आ जाएंगे एनडीए में। न कोई उद्धव के साथ रहेगा इनमें से, न इनके साथ रहेगा नीतीश कुमार के साथ। कारण स्पष्ट है, क्योंकि न नीतीश की ऐसी हैसियत है और न उद्धव ठाकरे की हैसियत है कि वो किसी को जिता सके। खैर ये हो गया। तो ये जो 2024 के चुनाव का जो परिदृश्य दिख रहा है उसमें दो बड़े गठबंधन हैं। जो बीजेपी ने भी 38, 39 जो भी करके जो है एक गठबंधन बनाया पार्टियों का। हालांकि ज़्यादातर उसमें ऐसी पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके सांसद भी नहीं है। ऐसे ही इसमें भी यही स्थिति है। यूपी में मेनली जो है जिनके सांसद हैं, कांग्रेस हो गया, तृणमूल कांग्रेस हो गया, डीएमके हो गया, समाजवादी पार्टी के 5 हैं। नीतीश को मैं जोड़ूंगा नहीं क्योंकि उसके कोई एमपी नहीं है। शरद पवार के 5-6 में से कितने आते हैं वो भी मैं नहीं गिनूंगा क्योंकि वो सब इधर उधर हो जाएंगे। तो अब बात यह कि इन दो बड़े गठबंधनों के अलावा भी कुछ पार्टीज बाहर हैं। जैसे बीजू जनता दल के हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने बराबरी दूरी उनसे रखी हुई है, एनडीए से भी और ये यूपीए 3 जो वाला है जिसे I.N.D.I.A. करके कहते हैं, उनसे उन्होंने बराबर दूरी रखी है। फिर आंध्रा के जो है जगनमोहन रेड्डी, उनकी भी स्थिति यही है। और एक और है आंध्र तेलंगाना के, अच्छा जगनमोहन रेड्डी के अलावा बीआरएस के भी जो के चंद्रशेखर राव जो हैं, वो भी अभी पहले तो वही लीड कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना ये सब छोड़ दिया और अपने घर में बैठ गए, यानी अपने राज्य को देख रहे हैं, क्योंकि उनके भी चुनाव उसी समय होने हैं या उससे आसपास ही होने, लोकसभा चुनाव के आसपास ही होने। और एक हो गए तेलुगु देशम के, जो 2019 के चुनाव से ठीक पहले एनडीए छोड़ के चले गए थे। वो अभी भी दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं
और ऐसे अकाली दल है। अकाली दल को एनडीए वालों ने बाहर नहीं निकाला, लेकिन किसान आंदोलन जिसे कहते हैं, मंडी के दलालों को जो आंदोलन था, जो नक्सलबंदियों का आंदोलन था, उसमें उनको लगा कि यार इस आंदोलन से हमारा बेस निकल जाएगा, इसलिए वो एनडीए से अलग हो गए। अदरवाइज उनका कोई नीतिगत मतभेद नहीं था, लेकिन एक स्ट्रेटजी थी उनकी कि हमारा जो है जो जनाधार है वो खत्म हो जाएगा। तो वह भी अभी बाहर ही हैं और बड़ी संभावना है कि अंदर भी आ सकते हैं। नहीं भी आए तब भी एक दिन जो आने वाला प्रदेश है पंजाब का, उसमें आमने सामने होंगे बीजेपी और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पर तो जो उन्होंने भस्मासुर लाए थे नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने बराबर कर दिया कांग्रेस को, तो कांग्रेस तो निपट गई। प्रकाश सिंह बादल जी के स्वर्गवास होने के बाद जो बची खुची साख भी थी अकाली दल की, वो भी खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर के ये है कि अभी 2-3 पार्टियां बाहर हैं, जो बड़ी बड़ी, जिन्हें पार्टी कह सकते हैं, जिनके पास ताकत है। लेकिन इसमें प्रमुख एक और है, सुश्री मायावती और उनकी बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। वो आज कहाँ है ये पता नहीं चल पा रहा। वो पक्ष में, सत्ता पक्ष में या विपक्ष में, या कहाँ पर है। समाजवाद, ये बहुजन समाज पार्टी जो है, इसका उदय 1984 में कांशीराम जी ने ये पार्टी बनाई थी, और बहुत जल्दी जो है, मेरे ख्याल है 2000 के आसपास ये पीक में पहुंच गई थी और ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई। कांशीराम जी तो वैसे पंजाब के थे और वहाँ उनका अपना बेस था, लेकिन जब इसकी कमान मायावती जी के पास आई तो यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है जहाँ मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को एक शक्ति बना दिया। आज पंजाब में आप देख रहे होंगे वो वोटर जो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए, या वे वोटर्स जो क्रिश्चियन बन रहे हैं, वो सब इन्हीं के वोटर्स हैं। अब मैं आता हूं यूपी में। यूपी में बढ़ते बढ़ते 2007 में पहला ऐसा अवसर आया कि बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, अपने बल पर बहुमत मिला। 207 करीबन जो है सीट उनको मिली, पूर्ण बहुमत। ये वर्षों बाद ऐसा हुआ। और मायावती अकेली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 4 बार यूपी की शपथ ली। हालांकि उनके जो 3 कार्यकाल थे, वो कभी मुलायम के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी कुछ ऐसा करके कोलिशन थे, और वो कभी लंबे नहीं टिके। लेकिन पूरा जो है 2007 और 5-12 तक वो उन्होंने एक छत्र राज किया। उनके राज में क्या था, उनके समय पर बहुत अच्छी कानून व्यवस्था थी, लेकिन भ्रष्टाचार भी उतना ही हुआ। तो इसलिए उसके बाद उसका पतन शुरू हो गया। 2012 के चुनाव में वो 80 पे आ गए, 207 से आधे से भी कम सीट पे आ गए। लेकिन इसके बावजूद जो है मायावती का या बीएसपी का जो है वोट बैंक रहा, काफ़ी लंबे समय तक रहा। कुछ परसेंटेज जो है 10-15% लगातार रहा। जब इसमें मतलब और कम्युनिटीज जुड़ी तो ये सत्ता में आ जाती हैं। जो बीएसपी का है, जो इनका मूल है बहुजन समाज, इनका कहने का मतलब है कि जितने भी दलित हैं या एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं और माइनॉरिटी, इन सब का एक इन्होंने ग्रुप फॉर्म किया कि 85% जो है इनके पास जनाधार हो गया। यानी गैर सवर्ण जितने भी हिंदुस्तान में हैं वो सब इनके साथ है। लेकिन ये एक परिकल्पना होती है, होता सचमुच ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो 85% मतदाता तो किसी को ही पलट दे। अब उसमें जो है जब ये बीएसपी मजबूत होती रही तो जो ओबीसी के अदर देन जो यादव थे वो इनके साथ जुड़ते गए। जब ये मजबूत हुई बीएसपी तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इनके साथ जुड़ता गया। तो ऑलमोस्ट बीएसपी और समाजवादी पार्टी का एक कोर वोट है। समाजवादी पार्टी का कोर वोट है यादव वोट और इनका वोट है जाटा वोट बीएसपी का।
अब इन दो जो सेंटर हैं, इनमें जो जो जुड़ेगा, अगर दलित यहाँ आ जाए, अदर ओबीसी यहाँ आ जाए, सॉरी ये मुस्लिम यहाँ दलितों के साथ जुड़ जाए, अदर ओबीसी जुड़ जाए, और जाट को भी कुछ मिल जाए, तो ये तो मायावती प्रबल हो जाती है। लेकिन अगर ये रिवर्स हो गया, यानी यादवों के साथ अगर गैर यादव ओबीसी जुड़ गए और मुस्लिम जुड़ गए, मुस्लिम तो वहीं पर जुड़ते हैं, उस पार्टी के साथ जुड़ते हैं जिसको उनको संभावना लगती है कि ये बीजेपी को हरा देगा, तो मुस्लिम्स कभी इनके साथ कभी उनके साथ परिस्थितियां देख करके और समीकरण देख करके किसकी संभावनाएं ज्यादा है। तो आज भी मतलब 2000 के आसपास बीएसपी अपने चरम पर थी, कई राज्यों में इनकी उपस्थिति थी, यूपी में तो खैर थी, यूपी में तो आज भी 10% 12% के आसपास इनका जो जाटा वोट बैंक है वो अभी भी है। और पंजाब में भी रहा, क्योंकि वहां पर कांशीराम भी रहे, मध्य प्रदेश में इनके विधायक रहे, राजस्थान में तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान के जितने भी इनके जीते हुए थे सबको कांग्रेस ने तोड़ दिया था। जो कांग्रेस औरों पर आरोप लगाती कि वो खरीदते हैं, उन्होंने यहाँ पूरी पार्टी खरीदी थी। ये जो अभी राजेंद्र सिंह क्या है, जिन्होंने आरोप लगाया लाल डायरी का, और कि राजस्थान में इनके साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं पर अगर हो रहा तो वो राजेंद्र सिंह गुढ़ा करके हाँ हो रहा, तो वो राजस्थान सरकार है, तो वो भी बीएसपी के ही से चुने गए थे। ऐसे छत्तीसगढ़ में है, तो इनका क्या है, हर एक बार ऐसा रहा कि 8-10 राज्यों में कहीं ना कहीं इनके एमएलए रहे हैं। तो ये कहना कि ठीक है मायावती सरकार में नहीं है और आज उनका बहुत ज़्यादा उपस्थित नहीं है, लेकिन एक वोट वर्ग उनका अपने पास अभी भी है, तो ये कहना कि मायावती कुछ नहीं है, ये सरासर गलत होगा। मायावती बगैर किसी बाहर वालों के भी नहीं जीत सकती थी, और अगर वो किसी को समर्थन दे तो वो उनके, अगर वो किसी साथ जुड़ जाए तो वो जीतेंगे। तो मायावती अब उनके सामने क्या स्थिति है कि इनका जो कोर वोट था, कोर तो नहीं लेकिन कोर के अलावा जो वोट था, कोर तो आज भी जाटा हुआ है, वो सारा का सारा दलित अदर देन जाटा बीजेपी में चले गया, ओबीसी अदर देन यादव वो इनके साथ चले गया, इवन जाट जो चौधरी चरण सिंह के से लेकर के अजीत सिंह के साथ तक कुछ रहे, वो भी ज़्यादातर बीजेपी के साथ चले गया। तो इनके पास सिर्फ वो रह गया है, जाटा वोट रह गया, और माइनॉरिटी तभी है अगर ये इनकी स्थिति सही हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मायावती जी का जो भी आगे रोल होगा बहुत बड़ा रोल होगा। ये तो निश्चित है कि अकेले वो जीत नहीं पाएंगे। आज उनके 10 सांसद लोकसभा में और 1-2 शायद राज्यसभा में है। तो वो उस समय थे जब 2019 में अखिलेश और ये दोनों मिलकर लड़े, तो उसमें कुछ वोट इनका ट्रांसफर हुआ, कुछ इनका ट्रांसफर हुआ, लेकिन सारा वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हुआ, और वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो सामाजिक स्तर पर है दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। दोनों जो इनके वोटर हैं सामाजिक स्तर पर बिल्कुल उल्टे हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। आपने देखा होगा जब गेस्ट हाउस कांड में तो सब हर एक को पता ही है क्या क्या हुआ था, तो तब से इनकी दुश्मनी और पक्की हो गई। तो वहां जाकर के फायदा नहीं है। प्रयास तो कांग्रेस भी कर रही है कि मायावती के साथ जो है कोई अलायंस हो जाए, लेकिन अगर ऐसा होता तो अखिलेश के साथ होना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको किसी भी अलायंस में रहे उनको 2 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में। लड़ने के लिए कह रहा हूँ, जीतने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और किस समीकरण से जीतते हैं ये बात की बात है। तो 2-3 सीट तो मायावती भी दे सकते हैं और 2-1 सीट अखिलेश भी देंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं मायावती का वोट बैंक ट्रांसफरेबल है। अगर वो कांग्रेस को जाए तो इसमें ज़्यादा संभावना है, अगर दोनों तालमेल से लड़ेंगे कांग्रेस और बीएसपी, तो उनको ज़्यादा फायदा है बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के। जब 2007 में इनको बहुमत मिला था बीएसपी को, तो उससे पहले इन्होंने एक जो इनकी बहुजन समाज वाली नीति बदल दी और उसको कर दिया सर्वजन समाज, यानी सभी, यानी जो सवर्ण थे जिनको आज तक वो उन्होंने अपने से बाहर रखा हुआ था उनको भी साथ लेना शुरू कर दिया। तो उसी समय सतीश चंद्र मिश्रा जो इनके
बाद में प्रमुख नेता बन गए थे और राज्यसभा में भी गए, तो वो भी उसी समय आए और उसका इतना प्रभाव पड़ा कि बहुत सा वोट बैंक जो है इधर उधर से कट करके बीएसपी को चले गया, क्योंकि उनको लगा कि ठीक है, जैसे मुलायम सिंह का तो जो यादव वोट बैंक है वो तो बड़ा खूंखार है, मार काट वाला है। वैसे किसी ज़माने में जो जाट समाज था वो भी ऐसे ही था, लेकिन अब नहीं है। तो जो अदर लोग थे, अन्य लोग थे सवर्णों में, वो इनसे जुड़ गए, तो वो सब वो बन गई। लेकिन फिर जब बीजेपी का जब पुनरुद्धार हुआ और ये मोदी जी जब उसमें प्रदेश में आए, तो फिर समीकरण चेंज हो गए। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है मायावती जी के लिए ये निर्णय लेना कि वो किसके साथ जाएंगी और कहाँ, मतलब वो जाएंगी या कोई टैक्टिकल जो है अलायंस करेगी, कोई रणनीतिक रूप से अलायंस करेगी, और ऐसे करती हैं वो। अगर माना ये बीजेपी के साथ जाती हैं तो किन शर्तों पे जाती हैं, अगर बीजेपी के साथ अलायंस करती हैं तो किन शर्तों पे करती है। अगर मायावती जी बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी को स्पष्ट दिया, यूपी में, राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र और उसमें भी इनकी उपस्थिति है, तेलंगाना में भी स्पष्ट रूप से बढ़त मिलेगी। लेकिन किस कीमत पर, ये कीमत बाद में तय होगी। और इतना निश्चित है कि मायावती जी किसी न किसी के साथ टैक्टिकल जो है अलायंस करेगी, एक रणनीतिक रूप से जो है अलायंस करेगी, ताकि उनको भी वो खत्म ना होने पा जाए, क्योंकि स्थिति यहाँ तक आ गई कि अब वो खत्म होने की कगार में है, अगर इस बार वो नहीं कुछ दिखाती हैं। क्योंकि जो पिछली बार जो 10 MP मिले थे, वो उनका लौटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तब मुस्लिम वोट उनके साथ था, अब नहीं आएगा। तो ये बड़ी मार्के की बात है। अभी 8-9 महीने बचे हैं। इन 8-9 महीने में इन दो को ये दो आप छोड़ दीजिए, जो दो गठबंधन बन गए वो बन गए, लेकिन जो अलग से जो इनके साथ नहीं है और जो जिनकी अपनी हैसियत है, राज्यों में हैसियत है, समाज में हैसियत है, वो क्या करते हैं, वो किस तरह रणनीति बनाते हैं, और इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा 2024 के चुनाव में। जिस तरह भी लोग जाएंगे उस तरह का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो देखिएगा आप। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।